आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतक भीमराव अंबेडकर के बारे में अध्ययन करेंगे। भीमराव अंबेडकर के जो राजनीतिक चिंतक के बारे में बात करेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह अपना योगदान दिया और किस तरह उन्होंने अपना एक राजनीतिक जो चिंतन दिया और किस तरह जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भारतीय जो राजनीतिक चिंतन की जब बात आती है तो ये जो आज़ादी के समय जो विचारक हुए, उन्होंने भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रभाव किया, भारतीय संविधान को काफ़ी प्रभाव किया और जो भी नए नए जो सुझाव दिए भारतीय राजनीतिक सुधार के लिए, वो भीमराव अम्बेडकर ने उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। भीमराव अम्बेडकर 1851 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो मूल रूप से यदि हम इनका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि ये पूर्व में जो एक राजनीति विज्ञान विषय के प्राध्यापक रहे थे, उससे पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया था। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में यदि कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने दलितों के प्रति समर्पित कर दिया था, अपने आप को उन्होंने दलितों के प्रति समर्पित कर दिया था। अस्पृश्यता समझी जाने वाली महर जाति में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में पग पग पर भारी अपमान और घोर यंत्रणाएँ जो स्थितियों का सामना किया। और इसके साथ ही उन्होंने निश्चित रूप से भारत में जो अस्पृश्यता जो वर्ग था उसके अमानवीय जीवन के बारे में उनके जो स्थितियाँ थी वो लोगों के सामने रखी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये मानवता के जो मूल धारा से इसे जोड़ना मेरा उद्देश्य है। और मानवता जो भारत में दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण जिस स्थिति को अपनाया, उसी के आधार पर उन्हें भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर किंग भी कहा गया है। यहाँ तक कि उन्हें बौद्धित्व की उपाधि से भी विभूषित किया गया। तो ये जो बात करते हैं अपने भीमराव अम्बेडकर की, तो भीमराव अम्बेडकर अपने आप में एक राजनीतिक चिंतक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, क्योंकि वो खुद दलित थे और दलितों पे जो अत्याचार हुए थे, जो आज़ादी से पूर्व जो दलितों के साथ व्यवहार हुआ था, उनको समाज की धारा से नहीं जोड़ा गया था, इसलिए वो उन सब राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करते थे। और उनका एक ही जो मत था कि कैसे ना कैसे हम इन दलितों को भी समाज के साथ जोड़ा जाए, समाज के वर्ग के साथ जोड़ा जाए, इनका एक प्रतिनिधित्व हो, इनको एक निश्चित सम्मान मिले, एक निश्चित स्थान मिले। ये उनका एक प्रयास था और वो उन्होंने अंततः वो संविधान में और संविधान के जितने भी जो भारतीय स्वतंत्रता हुई, उसके स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उन्होंने रखा। अम्बेडकर के बारे में जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। जीवन की सफलता के लिए उन्होंने कहा कि जीवन की सफलता मेरी जो है कि मैं अछूतों को जो मानवता के स्तर तक ला कर रहूँगा, यही मेरे जीवन की सफलता है। जीवन परिचय में यदि हम बात करें तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के पास महू छावनी में हुआ। भीमराव के पिता रामजी सकपाल कबीर के अनुयायी थे और भीमराव ने हाई स्कूल का अध्ययन सतारा से किया था। सन 1907 में हाई स्कूल उन्होंने पास की और इसके बाद उन्होंने बम्बई में जो एलिफेंट कॉलेज उसमें उन्होंने प्रवेश लिया। बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति दी और उस छात्रवृत्ति के प्राप्त करके उन्होंने 1913 में अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। भारत के वो पहले अछूत थे, महावर थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे। 1915 में उन्होंने MA अर्थशास्त्र में उपाधि प्राप्त की और 1917 में उन्होंने PhD प्राप्त की। ये जो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से सारा अपना PG और PhD को उन्होंने वहाँ से डिग्री उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद 1916 में PhD के शोध प्रबंध उन्होंने प्रस्तुत किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने प्रवेश लिया। जैसा कि बड़ौदा की राजा ने अनुबंध हुआ, उसके अनुसार उन्होंने 2 वर्ष के लिए मिलिट्री सचिव के रूप में पद पर उन्होंने काम करना था उनके राज्य में। और 1920 में वे पुनः लंदन चले गए और 1921 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि वहाँ से प्राप्त की और उन्होंने उपाधि के बाद ही उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। तो इस तरह उनका जो शैक्षणिक यदि हम कहेंगे शैक्षणिक जो उनका
जो विस्तार हुआ, शैक्षणिक जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसका ये एक इस तरह से उन्होंने अपना जो सारे शिक्षा के आयाम पार किए और मूल रूप से वो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे और अंततः फिर उन्होंने राजनीति विज्ञान विषय में प्रवेश लिया। तो ये जो इंग्लैंड से लौटने के बाद वे वकालत उन्होंने शुरू की और साथ साथ में उन्होंने अछूतों और गरीबों की सेवा भी शुरू कर दी। 1923 में उन्होंने एक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का भी प्रकाशन किया और 1924 में उन्होंने बहिष्कृत कमज़ोर वर्ग नामक एक सामाजिक जो एक संस्था उसकी स्थापना की। उनका उद्देश्य था दलित और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना और उनको प्रभावी रूप से जो भी उनका ढंग से उनका जो विरोध किया जा सके, उनकी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी बात को रखा जा सके। प्रारंभ में उन्होंने एक जो महद नाम से एक सत्याग्रह शुरू किया, जो मूल रूप से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो मांगे मनवाने के लिए उन्होंने शुरू किया। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के वो अध्यक्ष बने और 1930-31 में उन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम और द्वितीय दोनों गोलमेज सम्मेलन में गए और वहाँ अम्बेडकर ने जो सार्वजनिक जीवन में जो बात कही कि एक पृथक स्थान होना चाहिए, दलितों का भी एक पृथक स्थान होना चाहिए, इस बात को लेकर उनका महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ हमेशा गोलमेज सम्मेलन में मतभेद बने रहे। तो मतभेद का आधार तो दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की जो बात थी, अम्बेडकर कहते थे कि कांग्रेस ने अछूतों द्वार का कार्य में ईमानदारी का परिचय नहीं दिया था, इसलिए वो कांग्रेस से नाराज़ थे। गांधी से इसलिए नाराज़ थे कि गांधी ने जो वर्ग की बात की थी, 4 वर्गों की बात की थी और वो कहते थे कि 4 वर्गों से ही ज़्यादा शोषण हुआ है, तो इसलिए वो गांधी का भी मतभेद था उनके साथ में। अम्बेडकर में 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया और उसकी स्थापना की। 1937 में उन्होंने बम्बई विधानसभा में चुनाव लड़े और 13 सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों को सत्याग्रह का अधिकार होना चाहिए। 1942 में उन्होंने अपनी पुरानी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित संघ के नाम से बदल दिया। तो ये मूल रूप से उन्होंने अब सत्ता के अंदर अपना प्रवेश ले लिया था और धीरे धीरे वो अपनी पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस में सहयोग देकर उन्हें संविधान सभा का उन्हें सदस्य बनवाया, निर्वाचित कराया और संविधान प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया। एक महत्वपूर्ण पद उन्हें दिया गया और अम्बेडकर ने व्यक्तित्व की छाप जो संविधान निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी कारण से उन्होंने आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। संविधान सभा का जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो वो उन्होंने इस समिति के लिए आज वर्तमान में जब उनकी जब बात चलती है तो उन्हें मनु की उपाधि दी गई। 1949 में उन्होंने भारत सरकार के कानून मंत्री बनाया गया। नेहरू और अम्बेडकर के बीच कुछ प्रश्नों को लेकर मतभेद था और इस मतभेद के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और अम्बेडकर निरंतर यह अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदू धर्म में दलितों का सम्मानजनक स्थिति उन्हें प्राप्त नहीं है, इसलिए वास्तव में वे हिंदू धर्म के जो स्वाभिमान के साथ उनके साथ मेल नहीं खाता है हिंदू धर्म। इसलिए उन्होंने कहा 1955 में उन्होंने एक भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की तो उनका उद्देश्य था कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। अब आता है डॉक्टर अम्बेडकर का दलितोद्धार के में अम्बेडकर को अपने आप में एक दलित का मसीहा भी कहा गया था। दलितों के लिए जो एक काम करने वाला, दलितों के लिए मार्टिन लूथर किंग भी कहा गया था। तो अम्बेडकर अपना समय पढ़ने में लगाते थे और लेकिन दलितोद्धार में भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी जो राजनीति की वो दलितों के लिए ही की। उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि मेरा दुख दर्द और मैं मेहनत को तुम नहीं जानते, तुम सुनोगे तो तुम रो पड़ोगे। ये उन्होंने अपने दुख दर्द और अपनी मेहनत की बात के लिए उन्होंने ये पत्रकार से ये अपना कहा। यंत्रणा में इन स्थितियों को गुजरने उन्होंने दलितोद्धार का संकल्प धारण कर लिया। उन्होंने घोषणा की कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों की बात करने का हक नहीं है जो स्वयं अछूत नहीं है। अर्थात उनका कहने का मतलब जो अछूतों की जो पीड़ा वही समझ सकता है जो अछूत है, वो सामान्य वर्ग के या जो अछूत नहीं है वो उनकी पीड़ा को, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, इसलिए उनको उनकी संस्था या उनके लिए कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ा, उनका निष्कर्ष ये निकाला कि सभी प्रकार के ऐसे कमज़ोर हैं और वे राजनीतिक
सामाजिक धार्मिक पहलू स्वर्णों का मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं वो हमेशा से ही दलित विरोधी रहे हैं और दलितों को हमेशा से कमज़ोर रखा है। उन्होंने हर वर्ग में, हर क्षेत्र में वो उन्हें कमज़ोर माना गया है। दलितोद्धार की दिशा में अम्बेडकर के जो विचार थे, सबसे पहला उन्होंने कहा जाति प्रथा के वो विरोधी थे और हिंदू समाज के जो परंपरागत जो विधान जो कठोर उन्होंने प्रहार किया कि भाई जाति के कारण उन्होंने दलितों को कमज़ोर बनाया। उन्होंने का कहना था कि सबसे पहला उनका काम था कि जाति प्रथा को नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा अंतर्जातीय विवाह ही नहीं, नहीं बल्कि सहभोज भी किया जाए और खून का मिलना अपनेपन में की भावना ला सकता है। वे जाति प्रथा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी मानते थे और हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति का जो आधार पर चलती थी, अतः उन्होंने मनुस्मृति को अन्याय से जुड़ा हुआ मानते थे और इसी के नेतृत्व में कई बार उन्होंने मनुस्मृति की जो प्रतियां हैं वो जलाई और उनके जलाने का जो कार्य किया। उन्होंने औचित्य को समझा पाना कठिन है कि वो जाति व्यवस्था के समृद्ध मूल नष्ट करना चाहते थे, अर्थात वो हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था थी उसके वो खिलाफ थे और मनु के इसलिए खिलाफ थे कि मनु ने जाति व्यवस्था और जो दलितों के लिए कुछ कहा था अपने मनुस्मृति में, तो इसलिए उन्होंने मनुस्मृति की कुछ प्रतियां भी जलाई और जलाने का कार्य भी किया। तो ये हमेशा से उन्होंने जाति का विरोध किया। स्वयं अछूतों के जीवन की प्रवृत्तियों को सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा भाई स्वयं जो अछूत हैं वो अपनी स्थिति को सुधारें, उसके लिए कोई दूसरा उसके लिए कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा आप अच्छा रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अपने अच्छे कपड़े पहने, जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, मृत पशु को उठा रहे हैं, उनका चमड़ा उतार रहे हैं, गंदगी साफ़ कर रहे हैं, तो इन कार्यों से आप नकारें, इन कार्यों को करना बंद कर दें और उसके अलावा आप दूसरा जो आप पे अन्याय हो रहा है उस अन्याय का प्रतिकार करें। तभी उन्होंने कहा अछूतों को ये सब चीज़ें करना चाहिए, तभी वो अपने आप को बदल सकते हैं। उन्होंने अछूतों को जो सार्वजनिक स्थानों का जो प्रयोग करने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा भाई आप मंदिर में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, या आप तालाब से पानी लें, कुएं से पानी लें, जो भी आप ना हो तो आप ज़बरदस्ती करें। यदि आपको कोई इस तरह से करने से रोकता है तो उसका प्रतिकार करें। तो ये उनका दलितों के प्रति उनका कहा कि आप अपना हक मिले तो ठीक है, ना मिले तो आप छीनने का प्रयास करें। दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की उन्होंने हमेशा कहा कि जब हिंदुओं में मुस्लिम और सिख जब अलग प्रतिनिधित्व की बात कर सकते हैं तो दलित क्यों नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कई बार गोलमेज सम्मेलन में भी बात उठाई और इसी बात को लेकर महात्मा गांधी उनसे नाराज़ थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि आप हिंदू धर्म का ही पार्ट हैं तो आप अलग प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर सकते। दलितों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने कानूनी उपाय भी कुछ रखे। उन्होंने कहा कि भाई अम्बेडकर कहते थे कि मनुस्मृति के आधार पर भारत में अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई है उनको कानून से ही दूर की जा सकती है, इसलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने कहा कि भाई आप कानून में यदि आप इस तरह की यदि मजबूती मिलेगी, कानून रूप से जो दलितों के लिए अगर पृथक व्यवस्था होगी तभी दलित आगे बढ़ सकते हैं। दलितों की स्थिति सुधार को जो उन्होंने दूसरा उन्होंने कहा कि भी धर्म परिवर्तन, यदि उन्होंने कहा यदि हिंदू धर्म यदि आपको सम्मानजनक या सम्मानजनक स्थिति नहीं दे सकता है, पृथक स्थिति नहीं दे सकता है, तो आप क्या करें, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें। उन्होंने सभी धर्मों की गहनता से उन्होंने अध्ययन किया। उन्हें सभी धर्मों में कुछ न कुछ उन्हें द्वेष जो ऐसी लगा कि कुछ वो उपयोगी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए उन्होंने सबको कहा। और दलितों का जो धर्म परिवर्तन था, उन्होंने कहा जब हमारा धर्म ही अलग हो जाएगा, जहाँ हमारे साथ किसी तरह की असमानता नहीं होगी, तो हम अपने आप को एक अलग धर्म का मानव कहना शुरू कर देंगे, तो अपने आप ही उस दूसरे हिंदू धर्म से हम अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने 1956 में 5 लाख लोगों को एक साथ बौद्ध बनाया और उनको दलितों को अलग पहचान दिलाने के लिए उन्होंने ये काम किया। बौद्ध धर्म के प्रति उनका आकर्षण था। वो चाहते थे कि धार्मिक नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने दलितों को समर्पित सामाजिक राजनीतिक नेता थे। उनका लक्ष्य था कि दलितोद्धार, उनका विचार था कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है। धर्म के संबंध में इस वैचारिक पृष्ठभूमि में उनका बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण था। ये उनका जो बात थी वो सही थी। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म में जो हमारे लिए समानता की बात की गई है, बौद्ध धर्म में जो किसी तरह की हमारे साथ कोई छुआछूत या किसी तरह का जो भेदभाव नहीं रखा गया, इसलिए हमने बौद्ध धर्म की ओर वो आकर्षित हो गए। बौद्ध धर्म की नैतिकता पर उन्होंने आधारित
और नैतिकता पे उनका भगवान है। उन्होंने कहा भाई नैतिकता पे ही आधारित जो धर्म है और यही हमारा भगवान है। हिंदू धर्म में सामाजिक दर्शन में उन्हें असमानता है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी कोई भी सभी लोग समान हैं। धर्म तर्क के आधार पर होना चाहिए कि हम विज्ञान भी ये कह सकते हैं कि धर्म नैतिक कानूनों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की स्थिति होती है, और ऐसा अनुभव उन्होंने बौद्ध धर्म में किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के औचित्य विवादास्पद है तथा डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध धर्म की जिस व्यवस्था को उन्होंने बौद्ध भिक्षु कभी भी सहमत नहीं थे, जैसा उन्होंने किया उसके लिए बौद्ध भिक्षु कभी भी सहमत नहीं थे। उन्होंने बौद्ध धर्म पर लिखी किताब भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इसकी भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये एक खतरनाक पुस्तक है। अर्थात बौद्ध जो धर्म के बौद्ध अनुयायी थे या बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, वो कभी भी इनकी इस व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो अम्बेडकर ने किया वो सही किया। तो ये उनके लिए बौद्ध धर्म में जाने पर भी उनकी आलोचनाएं हुई। गांधी और कांग्रेस के प्रति उनका दृष्टिकोण, गांधी और कांग्रेस के प्रति मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि गांधी के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि सवर्णों द्वारा प्रारंभ किए गए किसी भी दलितों द्वारा आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर का विश्वास नहीं था। वो ये कहते थे कि कोई भी स्वर्ण है वो कभी भी दलित के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता, और अम्बेडकर की दृष्टि में गांधी के प्रयत्न भी इसी श्रेणी में थे। और उन्होंने कहा भी गांधी ने भी ऐसा ही किया, सब काम स्वर्णों को लेकर किया, तो गांधी भी कभी भी दलितोद्धार की बात नहीं करते। इसलिए प्रसंग में गांधी अम्बेडकर मूल जो मतभेद था उसका कारण यही था। गांधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे और वर्ण व्यवस्था के आधार को ही वो मानते थे कि व्यक्ति का जन्म का आधार उसके वर्ण से ही जुड़ा है, और हमेशा अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ये वर्ण व्यवस्था का जो उन्होंने कहा कि ये दलितों के लिए शोषण का वर्ग है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये दलित हैं वो वर्ण व्यवस्था में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन में उन्हें बुलाया गया तो अम्बेडकर ने वहाँ भी जो अस्पृश्यतों के लिए उन्होंने कहा कि हमें पृथक प्रतिनिधित्व चाहिए, हम अपने प्रतिनिधित्व की मांग अलग करते हैं, हम हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहते या हिंदू धर्म की हम आलोचना करते हैं। तो इसलिए उन्होंने गांधी ने उनका विरोध किया, और वो ये कहते थे कि यदि मुस्लिम और सिख जब अलग प्रतिनिधित्व की मांग रख सकते हैं तो दलित क्यों नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने आप को अलग प्रतिनिधित्व के लिए तैयार करते हैं। तो ये जो बात थी वो उन्होंने अपने दलित प्रतिनिधित्व के लिए गांधी ने इस धर्म को जो मुख्य रूप से जो बताया कि भाई ये औचित्य, और गांधी ये कहते थे कि ये कभी भी औचित्यपूर्ण बात नहीं है। तो ये उनका मानना था। अम्बेडकर ने केवल गांधी और गांधीवादी विचारधारा का प्रमुख जो राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी भी दलितोद्धार में कभी सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का भी विरोध किया। राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकीकरण का भी उनका दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, गांधी और कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन उनका आधार था कि देश प्रेम और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा थी और संदेह का कोई औचित्य ही नहीं था। उनका भी देश प्रेम के लिए मैं तैयार हूँ, और जो जहाँ भी बात आती है वो हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। प्रारंभ में उन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया। उनका विचार था कि कोई भी विभाजन नहीं होना चाहिए, वरना चाहे मुस्लिम लीग का अंत हो, हिंदुओं का तथा मुसलमानों की सम्मिलित पार्टी की स्थापना हिंदू राज के भूत को दफनाने का एकमात्र जो प्रभावदायक मार्ग था। ये उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की जो मुस्लिम लीग और जो हिंदू जो पार्टियां उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि इस तरह की मांग ही ना उठेगी। तो ये उनके जो कांग्रेस के प्रति, भारतीय राजनीति के प्रति उनके विचार थे। कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण था। अम्बेडकर कहते थे कि मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष की बात की है, और भारत में वर्ग संघर्ष ना होकर भारत में दलित वर्ग जो संघर्ष था वो उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे ये दलित वर्गों को समानता दिलानी है, इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। दलित वर्ग की समानता की प्राप्ति के लिए उन्होंने राजनीतिक चिंतन तथा व्यवहार को विश्व स्तर पर समानता की लड़ाई के मुख्य योद्धा कार्ल मार्क्स और उनका मार्क्सवादी चिंतन है। अम्बेडकर ने विचारधारा में जो भिन्नता थी, उन्होंने कहा मार्क्स की मैं बात से सहमत हूँ, क्योंकि मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है, और हमारे यहाँ मार्क्स ने जो अव्यवस्था सुधारे तो हिंसा व बल प्रयोग का जो रास्ता अपनाया था, मैं हिंसा और बल प्रयोग के रास्ते को स्वीकारता नहीं हूँ, क्योंकि ये हिंसा और बल प्रयोग की जो स्थिति है वो शक्ति जो स्थायी नहीं है, वो ये किसी द्वारा जो प्राप्त जो चीज़ है वो हमें स्थायी रूप से नहीं मिल सकती, इसलिए मैं इनकी बात का विरोध करता हूँ। तो ये उन्होंने कार्ल मार्क्स से भी वो इस बात से वो सहमत नहीं थे, शक्ति और जो दबाव की राजनीति से।
मार्क्सवादी चिंतन में लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था विरोध किया गया, इसी मात्र उपासना की वस्तु माना गया। और लेकिन अम्बेडकर ने उदारवादी चिंतक थे, उन्होंने लोकतंत्र और संसदीय तंत्र में उनकी आस्था थी। कार्ल मार्क्स तो ये कहते थे कि नहीं भाई, ये जो लोकतंत्र और संसदीय तंत्र कोई काम का नहीं है, लेकिन वो अम्बेडकर ये कहते थे कि नहीं, ये दोनों ही जो संसदीय व्यवस्था, ये दोनों उदारवादी थे और उनका ये दोनों चिंतन हमारे लिए उपयोगी हैं। अम्बेडकर सोचते थे कि मार्क्सवाद में मानवीय मूल्यों का नाश होता है। अम्बेडकर व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई संस्थाओं का सम्मान से देखते थे। धर्म से संबंध में अम्बेडकर का दृष्टिकोण मार्क्स से भिन्न था। धर्म के बारे में मार्क्स से वो अलग सोचते थे। मार्क्स तो धर्म को जनता को अफीम की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि ये अफीम है, जो लोग इसको ग्रहण करते हैं तो इसके नशे में घूमते रहते हैं। उनका मानना था कि ये शोषक वर्ग धर्म के नाम पर शोषित जो शोषण करता है, लोगों का शोषित करता है। अम्बेडकर मानते हैं कि राज्य विहीन राज्य, जो विहीनता समाज की स्थापना, भौतिकवादी क्रांति संभव नहीं है। उनके लिए धर्मनिष्ठ व्यक्ति अनिवार्य है। उन्होंने अम्बेडकर का ये मानना था कि वो वर्गविहीन समाज की स्थापना में जो भौतिकवादी क्रांति संभव नहीं है, उन्होंने कहा उसके लिए उन्हें धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही अनिवार्य है। मार्क्स ने समानता की लड़ाई के लिए शोषित और जो शोषक वर्ग स्तर की लड़ी, और इसकी लड़ाई का लक्ष्य आर्थिक समानता था। वो आर्थिक समानता चाहते थे। लेकिन जो अम्बेडकर का जो चिंतन मूल था वो था जाति, और उनका जो लक्ष्य था कि सामाजिक समानता है। अम्बेडकर ने मार्क्सवादी चिंतक को वस्तुतः पूर्णतः अस्वीकार किया। उनका तो था कि सामाजिक समानता हो, उनका आर्थिक समानता से उनका मतलब नहीं था। इसलिए गांधी की भी वो बात से वो जो मार्क्स की बजाय वो गांधी की बात से ज़्यादा सहमत मानते थे कि भाई वो आर्थिक समानता के बजाय सामाजिक समानता के लिए हम काम करें। डॉक्टर अम्बेडकर के उदारवादी व्यक्ति थे। उनकी आस्था जो थी वो उदारवादी विचारों से थी। उदारवादी व्यक्ति के जीवन के जो संपत्ति और स्वतंत्रता में विश्वास करना था। उदारवादी होना डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्वाभाविक नीयत थी कि भी किसी तरह भी शिक्षा और जो शिक्षा के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षा दीक्षा में उनकी चूँकि जब उनकी खुद की शिक्षा दीक्षा जब अमेरिका और इंग्लैंड में हुई तो वो उदारवादी चिंतक या उदारवादी स्थितियों में हुई, और उसके बाद भारत में रहते हुए उन्हें अपने अपमान और अमानवीयता की स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में कहीं ऐसी असमानता कि उनके बात सामने नहीं आई, इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि हमें उदारवादी होना चाहिए, हम उदारवादी होकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को जो उग्रवादी नहीं बनाया। तो ये अपने आप में एक उनकी सोच थी कि उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हमें आगे बढ़ाना है कि अपने समाज की जो बात करनी है। तो वो मार्क्स के जो सिद्धांतों से, मार्क्स की जो बातों से वो प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कभी भी उग्र और जो हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हिंसा का सहारा लेने का जो तात्पर्य है कि हम हिंसक नहीं बनेंगे, और इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार किया। दूसरा, उन्होंने अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण था कि वो धर्म के प्रति वो कह रहे थे कि भाई इस धर्म में यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है, यदि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं जहाँ की कोई ऊंच नीच या किसी भी असमानता का बोलबाला नहीं है। और तो वो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का जो मानस बनाया। उनका जो मानस यही था कि हम इसी तरह कहीं न कहीं जहाँ उनको नैतिक सम्मान मिले, जो जहाँ नैतिक समानता मिले, और हम वहीं जाकर अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ एक नए धर्म के रूप में हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो इस तरह से उन लोगों को उन्होंने बौद्ध की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। और इन्होंने जो दलित और जो शोषित वर्ग था, दलित और शोषित वर्ग के लिए उन्होंने कहा कि वो उठो पढ़ो और अपने शिक्षित बनो, जिससे वो समाज के लिए आगे काम कर सकें, समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। यदि आप शिक्षित बन जाओगे, यदि आप समान जो उच्च वर्ग के समान हो जाओगे, तो आपको अपने आप ही लोग समानता का दर्जा देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए उनका मानना था कि आप जब तक आप अपने जहाँ जिस स्तर में हैं उस स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आपकी किसी तरह से कोई भी वो जो समानता की आप बात करेंगे वो समानता आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उठने का सबसे पहले आप अपना काम करेंगे और शोषित ना हो। दूसरा उनका जो मत था कि यदि कहीं भी आपके साथ शोषण
या अन्याय हो रहा है तो आप उसका खुलकर विरोध करो। उसके लिए भले आपको सत्याग्रह करना पड़े, भले आपको उसका विरोध करना पड़े, भले कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, तो वो आप करेंगे तभी आप उसका मुकाबला आप कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई आप अपने शोषित जो वर्ग हैं, वो जो शोषित हो रहा है और शोषण जो कर रहे हैं उनका आप विरोध करो, ताकि आप अपनी बात को सम्मानजनक रख सकते हैं। तो ये उन्होंने जो मुख्य उनकी बात थी, उन्होंने कहा कि इसी तरह से यदि आप रहेंगे, यदि लोकतंत्र की यदि आप बात करते हैं तो लोकतंत्र में तो जो जनता है वही सब कुछ है। तो यदि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और समाज के उत्थान की जब आप बात करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप लोकतंत्र आपकी हमेशा मदद करेगा। और वो लोकतंत्र में उनका विश्वास था, उनका वो चूँकि वो उदारवादी चिंतक थे, उन्होंने कहा लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो ये इसलिए उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने स्वीकारा और उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो मार्क्स के प्रति उनकी जो धारणाएं थी, मार्क्स चूँकि वर्ग संघर्ष की बात करता था, वो गरीब और अमीर वर्गों के, वो कहता था कि यदि अमीरों के पास अतिरिक्त धन है तो उस धन को छीन लिया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए और तभी समानता आ सकती है। लेकिन ऐसा अम्बेडकर कभी भी ऐसा नहीं कर रहे थे। अम्बेडकर ने हिंसा का सहारा लेने की बात नहीं कही। अम्बेडकर ने हमेशा ये कहा कि हमारे यहाँ जातीय विभिन्नता है, हमारा जो जातीय संघर्ष है, हम एक दूसरे की जो जातीय हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को मिटाना है। और हमारे यहाँ जो मूल रूप से जो कार्ल मार्क्स की जो बात थी वर्ग संघर्ष की, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं है, हमारी जातीय संघर्ष है। तो हमें उस जातीय संघर्ष को जो मिटाने के लिए हमें यहाँ की जो बात है, अपनी बात को सहमत दलित वर्गों की जो समानता की जो बात की गई है, उन्होंने कहा कि हमें समान स्थितियाँ पैदा करनी है जिससे समानता बन सके। तो ये अम्बेडकर की जो मुख्य रूप से उन्होंने कहा। और जो अलग पृथक उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व की बात इसलिए उन्होंने बार बार उठाई, पृथक प्रतिनिधित्व की। उनका मानना था कि यदि हमें पृथक प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो हम अपनी वैल्यू, अपना मूल्य लोगों के सामने रख सकते हैं और हमारा भी दूसरे लोग सम्मान करेंगे। हमारा भी जैसे कि जो आज मुसलमानों के लिए, आज सिखों के लिए जैसी लोगों की धारणा बन रही है, वैसी हमारे लिए भी वो धारणा बनेगी। इसलिए उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व की बात रखी। और जब उन्हें जो गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया तो उस समय भी उनका यही मत था कि भाई हमें अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि बात पहुंचाई जाए, अंग्रेज़ों के वहाँ बात भी यदि इस तरह की होती है तो वहाँ भी हम अपना प्रतिनिधित्व अलग रखेंगे, जिससे वहाँ उनके सामने भी ये हमारा जो हमारी समस्याएं हैं वो उभर कर सामने आए, हमारी विकास में जो बाधाएं हैं वो उनके सामने आए और किस तरह हमारे साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है वो उनके सामने आए। इसलिए उन्होंने कहा कि पृथक प्रतिनिधित्व का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा उनका जो मानना था कि हम भी जब अलग प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो हमारी बात भी सुनी जाएगी और हम भी उस व्यवस्था के उस का एक भाग बनेंगे। अभी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि हम हिंदू धर्म में हैं और हिंदुओं ने हमारा हमेशा शोषण किया। तो इस तरह की जो उनकी बातें थी, जो उनका मानना था कि हम निम्न और शूद्र वर्ग हैं, तो हमारे लिए हमेशा से जो छुआछूत का, जातिवाद का, इस तरह की जो हमारे साथ जो असमानता का जो दर्जा हमें दिया है, असमानता पूर्वक हमारे साथ जो कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ये भी ये हिंदू धर्म में रहकर ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक अलग धर्म की, अलग पृथक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। तो वो इस चीज़ को मानते थे कि भाई इस तरह से हमारा जो दूसरा वो होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो उन्होंने जो मूल बात कही थी कि भाई जो अम्बेडकर की जो मूल नीति थी कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें एक अलग पार्टी का बनानी होगी जिससे केवल और हम ही चुनाव लड़ेंगे और उस दलित पार्टी के जो बैनर के नीचे हमारा विकास होगा। हम अपनी बात सरकार में रखेंगे, चाहे वो विधान परिषद हो, विधानमंडल हो या फिर आगे केंद्र में जहाँ भी कोई बात आएगी वहाँ दलितों के जो उत्थान के लिए, दलितों की बात रखने के लिए अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोगों को चुनाव जिताकर वहाँ भेजेंगे। और इसका उन्हें काफ़ी हद तक जो बम्बई विधान परिषद में उन्हें लाभ भी मिला। तो ये उनकी बात थी। उन्होंने अपने राजनीति के प्रति ये कहा। उन्होंने धर्म के प्रति, जो मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म को मानने के लिए तैयार थे। सामाजिक स्तर पर उन्होंने कहा कि भाई समाज में जो हमारे लिए जो द्वेष भावना है, जो
अंधविश्वास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो असमानता जुड़ी हुई है, जो लोगों का धारणा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमें उससे ऊपर उठकर सामाजिक जो असमानता को जो दूर करना है, उसके लिए हमें अपने कार्यों को बदलना होगा। हम जिस स्थिति में रह रहे हैं उस स्थिति से हमें उभरना होगा, और जो भी हम कार्य गलत कार्य कर रहे हैं, जो गंदे कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को हमें छोड़ना होगा। तो ये अपने आप में उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भाई इस तरह के हम अपने जो मूल कार्य उनको छोड़ देंगे तो हम अपने आप में मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो ये जो उनका सोच थी वो अपनी जाति से, अपनी जाति के प्रति लोगों की, अपने जो समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। और दलितों के जो नेता थे, एक तरह से हम कह सकते, मैंने जैसे आपको कहा कि दलितों के मसीहा के रूप में वो प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने अपना जीवन उन्होंने दलितों के विकास के लिए लगा दिया। उसका जो सबसे बड़ा परिणाम था, उन्होंने भारतीय संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया। आरक्षण व्यवस्थाओं के कारण उन पिछड़ी हुई जातियाँ, उन गरीब जातियाँ और वो जो दलित वर्ग, उसका एक निश्चित कोटा, एक निश्चित स्थान फिक्स कर दिया गया, और उसमें उन्हीं व्यक्तियों को लिया गया जिससे उनका आर्थिक रूप से संबल बन सके, आर्थिक रूप से संपन्न बन सके, और देश के विकास में वो भी अपना सहयोग दे सकें। ये भीमराव अम्बेडकर के जो राजनीतिक विचार थे, कार्ल मार्क्स के साथ उन्होंने जो बात की, दलित उद्धार की बात की, और भारतीय जो व्यवस्था थी उसके लिए उदारवादी उनका जो पक्ष था, ये सारे के सारे विचार उनके राजनीतिक विचार थे। धन्यवाद।